नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे ममता बनर्जी और मुंबई में उनके दिए गए उस बयान की जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में भूकंप पैदा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कल कहा, यूपीए जैसी कोई चीज अब है ही नहीं। इसके बाद विपक्षी खेमे में अपनी अलग सियासत शुरू हो गई है। बंगाल में तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद टीएमसी नेता ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली पर टिक गई है। ममता का मकसद है बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना, और ममता इस नए गठबंधन की कमान अपने हाथों में रखना चाहती हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस अब किसी विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकती। इसीलिए ममता अब खुद विपक्ष का चेहरा बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब ऐसे में जब ममता का ये मोदी हराओ मिशन आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि उनके इस मिशन में कांग्रेस ही एक बड़ा रोड़ा बन गया है। इसीलिए ममता ने अब कांग्रेस को ही अपने निशाने पर ले लिया है। ममता ने मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। राहुल और कांग्रेस पर ममता के हमले के बाद फिलहाल कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की है। हालांकि दूसरे विपक्षी दल अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आज ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इशारों इशारों में कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं बीजेपी नेता भी विपक्षी खेमे में मचे इस घमासान पर मुस्कुरा रहे हैं। देश में विपक्ष की इसी सियासत और कांग्रेस और ममता के संग्राम पर आज होगी बहस, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री, 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज मिले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक्शन मोड में सरकार, लोकसभा में वायरस से लड़ने की तैयारियों पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में योगी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा, सीएम योगी ने यूपी में गुंडाराज खत्म किया, चुनाव में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। सहारनपुर से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। योगी बोले, पहले विकास के नाम पर बंदर बांट होता था, आज बीजेपी राज में अयोध्या में बन रहा है भव्य राम मंदिर, जहां परिवारवाद वहां राष्ट्रवाद नहीं। यूपी के ललितपुर में अखिलेश यादव की हुंकार, विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने 4.5 साल सिर्फ यूपी को तकलीफ दी है। मुरादाबाद से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार। कहा, चुनाव आते ही धर्म जाति की होती है बात, धर्म होगी। अभी सापरा जी कह रहे हैं देश में अगर कोई जमीन पे लड़ रहा है मोदी के खिलाफ तो राहुल गांधी है। साहब ऐसे है कि हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि कम से कम एकजुट होके एक आवाज विपक्ष बन के हम लोग लड़े तो कहीं पे, लेकिन ये कभी नहीं होता है। और बात जहां तक राहुल गांधी के नेतृत्व की है, तो राहुल गांधी का नेतृत्व तो थोपा जाता है, इससे तो उनके खुद के पार्टी के लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है ललितेश पति त्रिपाठी और राजेश पति त्रिपाठी आज फिर से अपना नया राजनीति शुरू कर रहे हैं? क्या वो छात्र नेता है कि वहां पे जाके शुरू करते हैं? एक बड़ी पार्टी को छोड़ के हम तो कुछ नहीं है ना साहब, मैं आप ही की बात को मान लेता हूं, हम तो यूपी में कुछ नहीं है। लेकिन आज के दिन में जब वो आके जब हमारे पार्टी के साथ जुड़ते हैं, अन्य हर प्रदेशों से जुड़ रहे हैं। नहीं, एक मिनट शुभंकर, मैं थोड़ा आपको रियलिटी चेक कराता हूं। मैं आपको रियलिटी चेक कराता हूं। आपको भी पता है इस समय देश में कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कितने राज्यों में है, यह भी आपको पता है। और शायद आपको भी टीएमसी की बंगाल के बाहर क्या हैसियत है, यह भी आपको पता है। और बंगाल के बाहर आपने कितने चुनाव लड़े, कितने वोट मिले, यह भी आपको पता है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, यूपीए को खारिज करके अब आप पर जो इतना गंभीर आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, आप बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रही हैं, इसका जवाब दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप ये? साहब, सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे भयंकर लड़ाई तो हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लड़ी। आप मुझे एक राज्य ऐसे बताइए जहां पे जो है कुछ दिनों के लिए पूरा दिल्ली शिफ्ट हो गया था। आप इलेक्शन भूल गए हैं क्या? प्रधानमंत्री और हमारी लड़ाई कभी तो आम नेता से रही नहीं। हम अधीर रंजन चौधरी से और दिलीप घोष से थोड़ी लड़ रहे थे। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, जो शिफ्ट होकर बंगाल में बैठे हुए थे। जब पर अब तो आप फायदा बीजेपी का कर रहे हैं, अब तो कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं आप, जो पूरे देश में इकलौती सबसे बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है इस समय। आपको भी पता है, आप उसका सफाया करने में लग गए।
मानक जी, यही तो माइंडसेट आपके और हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि अगर बीजेपी का अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, कुछ लड़ सकता है, तो सिर्फ कांग्रेस से ही लड़ सकते हैं। और कांग्रेस अगर बीजेपी किसी है तो वो कांग्रेस से अच्छा, मतलब आप लड़ सकते हैं। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं, ओके शुभंकर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, क्या इन 4 जगहों पर टीएमसी बीजेपी को टक्कर देगी, कांग्रेस नहीं देगी? देखिए मानिक जी, और भी बहुत सारे राज्य हैं, मैंने सिर्फ 4 गिनाए अभी। मैं तो अभी सिर्फ आप ही की बात को मैं कर रहा हूं। जब हेडलाइंस आया ना, जब आपने शुरू किया तो उसमें आपने छत्रपों लिखा था, ठीक है ना? तो मैं तो कहीं नहीं कह रहा कि हम तो पूरे नेशनल पार्टी बन चुके हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि छत्रपों का कोई रोल ही नहीं है, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, छत्रपों का रोल ही नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आई के गुजराल कहां से आए थे, देवेगौड़ा कहां से आए थे, ये लोग कहां से आए थे? और एक और बात बता दूं, ये जो बार बार हम लोग एक माइंडसेट बना लेते, पहले ऐसा हुआ था कि भाई 6 महीने और साल भर की जो है राजनीति चलती रही। आपने ये कैसे मान लिया कि हमेशा ऐसे होता रहेगा? चीज तो आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता। अपराजिता सारंगी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं अजय आलोक और बृजमोहन जी के पास। आपने क्या टीएमसी को अपने पाले में कर लिया है क्या? आपने विपक्ष में ये कैसी लड़ाई शुरू करा दी है? आप सबको मेरा नमस्कार। जब पूरी कायनात आपको पराजित करने में लग जाए तो समझ लें कि आप कामयाबी के रास्ते पर काफी आगे निकल चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है और इस दिशा में टीएमसी की तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अरे एक सेकंड अपराजिता जी, एक सेकंड अपराजिता जी, 1 सेकंड। मैं इतनी जल्दी आपको रोकता नहीं, लेकिन क्या ये आपकी पार्टी की लाइन है? क्योंकि आपकी पार्टी के कई नेता बड़े, अपराजिता जी 1 सेकंड, लेकिन खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहती हैं और एक बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति है, दिल हूं अरमान भरा। तो उनका दिल अरमान भरा है और इसमें मुझे लगता है कि सपने देखने में कोई गलती नहीं है, बड़े बड़े सपने हमें देखने चाहिए। लेकिन मुझे ये बता दें कि नेतृत्व कौन है, नेता कौन है? कोई ऐसा नेता तीसरे मोर्चा का जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कद का हो और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा सके। मुझे लगता है ऐसी स्थिति है तीसरे मोर्चे की कि 2014 के पहले भी बनती है और फिर टूट जाती है, 2019 के पहले भी बनती है, टूट जाती है। कुछ दिन पहले की बात है, आप सबको ज्ञात होगा या याद होगा, आदरणीय श्री शरद पवार जी के घर पे यशवंत सिन्हा जी भी थे और करीबन 16 राजनीतिक दलों के लोग थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी के कोई लोग नहीं थे, लेकिन शरद पवार जी उपस्थित थे। उन लोगों ने ऐसे ही कुछ बात कही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विपक्ष में खड़ा होना है, लेकिन उसका क्या हुआ? और अभी ममता जी मुंबई गई हैं और शरद पवार जी को बुलाया, उद्धव ठाकरे जी नहीं आए और अरविंद केजरीवाल जी नदारद थे, सोनिया गांधी जी यहां थी, सोनिया गांधी जी पर प्रहार किया क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को कहा था कि एडवाइजरी काउंसिल बनाओ और एडवाइजरी काउंसिल हमें सहायता करे, ये तीसरा मोर्चा कैसा हो उसका स्वरूप निर्धारित करे, लेकिन कांग्रेस ने इनकी नहीं सुनी। तो अभी ममता बनर्जी जी ऐसा कह रही हैं और मुझे लगता है कि आपको याद होगा 2019 की जनवरी, मुझे ये वो वक्त याद है, कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करीबन 20 राजनीतिक दलों को ममता बनर्जी जी ने बुलाया था और बड़े कस्मे वादे लिए गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों को बहलाने की तरकीब है। सबसे पहले यह अपराजिता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा ना हो मेरी आवाज मिल रही है आपको? मोर्चा बन जाए। जी बिल्कुल मिल रही है। ओके, एक तो आपने शुरू में जो कहा ना कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, मेरे ख्याल से एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। आपके बड़े बड़े नेता जो आला कमान है वो खुद कह चुके हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते हैं। शायद थोड़ी सी लाइन बदली है, शायद आपकी पार्टी की लाइन भी बदली हो। कोई नहीं चाहता है कि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र हो, इसीलिए चलिए खैर छोड़िए। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद सिर्फ कांग्रेस से विपक्ष को न समझे। मैं आपको बता दूं
देखिए, हम एक मजबूत लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और एक मजबूत लोकतंत्र का बहुत बड़ा पक्ष होता है सशक्त विपक्ष। और आप ऐसा न समझे कि विपक्ष इज इक्वल टू कांग्रेस। ओके, ऐसा न समझे। ओके, और तो अजय आलोक, ऐसा कह देना कि विपक्ष ही कांग्रेस है, ये बिल्कुल गलत है। अजय आलोक, क्या बिहार में ममता बनर्जी अगर आती हैं तो उनके लिए कोई स्पेस है क्या? क्योंकि वो तो सब राज्यों में जा रही हैं। या फिर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के नेतृत्व में जा सकते हैं उनके गठबंधन में? अजय आलोक। नहीं, 2009 में लालू यादव के रेल मंत्री से हटने के बाद ममता जी जब रेल मंत्री बनी थी तो बड़े अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े थे लालू जी के बारे में, तो तेजस्वी याद करेंगे उसको। उसके बावजूद भी जाना चाहे तो स्वागत है, आइए बिहार में, किसने रोका है? लोकतांत्रिक देश है भाई, कोई कहीं जा सकता है। इतने देर की डिबेट में मानस और कांग्रेस से लेके शरद पवार से लेके ममता बनर्जी के लेख में सब में कॉमन क्या चीज है? कॉमन सिर्फ एक चीज है कि बिना एकजुट हुए हम बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, एनडीए से जीत नहीं सकते हैं। तो ये तो सब लोग मान लिए ना, ये हारे हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं जनता के बीच में लोकप्रियता, जनता के बीच में विश्वसनीयता एनडीए की और प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी हुई है। तो लड़ाई तो यही खत्म हो गई। जहां तक इनके आपसी सिर्फ फुटअव्वल का, तो मुझे नहीं लगता कि या तो हम एनडीए के घटक दल होने के साथ साथ या बीजेपी का इसमें 3 या 13 में कोई लेना देना है। रही जहां तक सापला साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो मानेंगे। तुलसीदास का एक दोहा है कांग्रेस के लिए, बहुत अच्छा दोहा है। उसमें कहता है कि हमारा शरीर एक खेत की तरह है और किसान इसमें मन है। 2 तरह के बीज होते हैं, अच्छे या बुरे। जैसी खेती कीजिएगा फसल वैसी ही निकलेगी। तो कांग्रेस पे तो ये बड़ा सूट करता है। पिछले 10 साल से जैसी इन्होंने खेती की है, 15 साल से, आज वैसे ही बीज निकल रहे हैं। तो कांग्रेस को आज राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेतृत्व भी जिम्मेदार है, कांग्रेस के लोग ही जिम्मेदार हैं। नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं समझ गया आपका कोई रोल नहीं है। पार्टी की इज्जत एनडीए के घटक दल और बीजेपी वो तो किनारे बैठकर आनंद ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अजय आलोक, मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस को टारगेट करेंगे आप? आपको तो सूट करता है, कांग्रेस कमजोर होगी तो एनडीए को सूट करता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी में वो हैसियत है कि वो बंगाल के बाहर कुछ सीटें जीत सकें, विधानसभा की, लोकसभा की, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा हिंदी बेल्ट? भाई ऐसा है कि ममता बनर्जी को अधिकार तो ये है ना कि वो हर जगह जाके चुनाव लड़ सकें और नाप सकें वो कितने पानी में खड़ी हैं। हाँ। अरे हमारे बिहार में कहावत है कि पानी में पैर न पड़े पहला मांगुर मोर। तो भाई मछली खाने के लिए पानी में पैर तो डालेंगी ना। अब तो यहाँ पानी में पैर डाल रही है, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि गोवा में जाकर नुकसान हमारा करेंगे, हमारे पार्टी को ले लिया, त्रिपुरा में हमारी पार्टी को तोड़ दिया, बिहार से कीर्ति आजाद को ले गई। तो ये तो परेशानी कांग्रेस पार्टी को है ना। तो इसमें एनडीए क्या करेगी भाई? उसको उसके बाद उनको बीजेपी का बी टीम भी बता रही है। इतना जम के लड़ाई मारपीट हुई है बंगाल में, रोज दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं टीएमसी वाले, और वो भी बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन हो गया है कांग्रेस पार्टी को। दिक्कत ये है। आप तो ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए सुनाई दे रहे हैं अजय आलोक कि ममता को पूरा हक है, सब जगह जाके लड़े, कांग्रेस को कमजोर करें, बीजेपी को फायदा पहुंचाए। भाई एक मिनट, हम भी यूपी में जा रहे हैं चुनाव लड़ने, हम अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं हो सकेगा गठबंधन तो हम लड़ेंगे। हर पार्टी को इस लोकतंत्र में बिल्कुल अधिकार है कि हर राज्य में जो चाहे चुनाव लड़ सके। हमारे एमएलए अभी नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, हमारे एमएलए बीजेपी के खिलाफ लड़के जीते हैं। हाँ। तो ये ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार होता है कि भाई वो चुनाव लड़ना चाहे तो बिल्कुल, अगर जनता का उन्हें समर्थन है तो क्यों नहीं लड़ेंगे। उससे परेशानी क्यों है? कांग्रेस पार्टी को क्यों परेशानी हो रही है अगर ममता दीदी कह रही है कि जैसा मैंने पहले कहा था, बीजेपी और एनडीए तो आपको डर लगता है ना कि आपके वोट रैट में घुस जाएगा। हाँ, वो तो चाहेगा कि ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सारे नेता लड़े, जगह जगह जाके लड़े, ताकि बीजेपी को फायदा हो, विपक्ष का वोट कटे। बृजमोहन जी, पहला सवाल आपसे यही, यूपीए है या नहीं है? बृजमोहन जी की आवाज नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में हम लोग यूपीए के, हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ। मानिक जी, मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए है और महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार है वो कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये बात सच है कि अभी शिवसेना अधिकृत रूप से यूपीए का हिस्सा नहीं बनी है,
और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस मामले में कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय शरद पवार जी, जो कि हम लोगों के नेता हैं, और हमारी पूरी पार्टी पहले दिन से इस बात के पक्षधर है कि हिंदुस्तान में भारत के अंदर जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी विचारधारा संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है और उससे आम आदमी पीड़ित है। आम आदमी को ये हमें उसका हक दिलवाना है, उसकी बेहतरी के लिए यदि काम करना है तो जितने भी ऐसे राजनीतिक दल जो एनडीए की विचारधारा से असहमत है, उनकी कार्यप्रणाली से असहमत है, उन सबों को एकजुट होना पड़ेगा और ये देश के लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। मतलब उनको यूपीए में आना पड़ेगा ना, मतलब विपक्षी दलों को यूपीए में आना पड़ेगा ना। अभी मेरी बात तो पूरी सुनिए। हाँ। तो और जब तक हम सारे लोग इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे तब तक ये मुद्दा देश के सामने रहेगा कि आखिर एनडीए की जो विचारधारा है, एनडीए की जो सरकार चलाने का तौर तरीका है, उससे देश को बचाने के लिए सारे राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। ये आम आदमी की मांग है। अब इसमें बात आती है यूपीए की, तो देखिए कि इसमें जहां तक यूपीए का मुद्दा है, यूपीए का गठन 2004 में हुआ था। आज इस बात को 17 साल हो चुके हैं। इस 17 साल में यूपीए में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सारे साथियों ने छोड़ा है और बहुत से नए राजनीतिक दल भी सामने आए। तो वो जो स्वरूप 2004 का था, जिस दिन यूपीए का गठन किया गया था, आज वो स्वरूप तो नहीं है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पर कांग्रेस को अलग रखकर हिंदुस्तान में कोई भी विपक्ष तैयार नहीं हो सकता, ये बात भी उतनी ही सत्य है। और मैं सोचता हूं कि ये जो अभी कल जो बातें आजकल चल रही हैं, ये शायद राज्यों के निर्वाचन को लेकर, राज्यों के जो आने वाले भी चुनाव हैं उसको लेकर ये सारी बातें। अब बृजमोहन जी सवाल पूछूं मैं आपसे पहले अपनी बात करूं। अरे एक मिनट रुक जाइए। अरे आप बोलते रहिएगा, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आप कह रहे हैं यूपीए है लेकिन उसका स्वरूप बदल रहा है या बदल चुका है। अगर ममता बनर्जी क्षेत्रीय क्षत्रपों का गठबंधन बनाती हैं और खुद उसकी नेता बनती हैं तो क्या एनसीपी उसमें जाएगी? हमने आपसे पहले कहा कि जो भी राजनीतिक दल, जो भी सिविल सोसाइटी, इस देश का जो भी नागरिक भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है उसके खिलाफ है, उसकी विचारधारा से असहमत है, उनके कार्यक्रम से असहमत है, उन सबों के साथ हम मिलकर काम करेंगे और अभी भी काम कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड बृजमोहन जी, एक सेकंड। ये ऐसे नहीं हो सकता ना, आप यूपीए में भी रहें और आप ममता के गठबंधन में भी रहें, ये नहीं हो सकता। अब ममता बनर्जी ने कह दिया कांग्रेस के बस का नहीं है, कह दिया। अभी मुद्दा आपसे फिर कहता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ा दल है क्योंकि उसको 12 करोड़ वोट मिले 2017 के चुनाव में। हाँ। तो कांग्रेस को अलग रखकर वर्तमान एनडीए सरकार से गठबंधन बनाना, मैं सोचता हूं शायद एक दूर की कौड़ी है। और ये जो अभी ममता जी ने जो बात की है, हाँ। निश्चित रूप से राज्यों के चुनाव को लेकर की है। इसमें भी अभी 2024 तो आया नहीं है। हाँ। 2024 में तो अभी समय है, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ओके। और ये हमारे घर का अपना मामला है। नहीं, घर का तो मामला है। नहीं, एक सेकंड सुनिए ना बृजमोहन जी, एक चीज और। जब ममता बनर्जी ये कह रही थी राहुल गांधी के बारे में कि विदेश में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, जमीन पर लड़ते नहीं है, तो यही होगा, उनसे नहीं हो पाएगा, तब शरद पवार वहीं खड़े हुए थे। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको रोक दिया जाए, ये उनके विचार हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी के लोग इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। शुभंकर भट्टाचार्य, आपने सुन लिया, एनसीपी भी कह रही है कांग्रेस के बिना नहीं हो पाएगा। 12 करोड़ वोट मिले कांग्रेस को। ऐसे में आपका अधीर रंजन जो चौधरी जो कह रहे हैं ना, बंगाल भारत नहीं है, अपने एम्बिशन होने चाहिए लेकिन सच्चाई सामने है आपके, उसे भूलिए मत। मानक जी, एक छोटी सी बात बताओ। मैं सबकी बात सुन रहा था, मैं अभी अजय आलोक जी को सुन रहा था। तो अजय आलोक जी देखिए, जेडीयू जैसे एक जो, मैं अभी तक उनको कभी अपने नेता के विषय में बोलते नहीं सुनता हूँ। जब भी देखता हूँ तो ये पूरे भक्ति के साथ जो है पूरे दिखा देते हैं कि भाई एनडीए है। तो ये एनडीए तब तक है जब तक अभी राज है और उसपे भाजपा का जो प्रकोप नहीं करूंगा, सॉरी, भाजपा का होल्ड ज्यादा है। यहीं पे अगर भाजपा में हर बार ये बात पूछता हूं, अगर यहीं पे अगर भाजपा का अगर सीट कम होते ना
और उनकी मजबूरी होती है, कोalition जो मजबूरी होती है वो होती, तो आज जो एनडीए में जो आप देख रहे हैं कि सब लोग अभी एकता दिखाई जा रही, यही एकता और अखंडता अभी सामने बिखरी हुई पड़ी होती। यूपीए की जहां तक बात आती है, बात ये थी कि अगर कांग्रेस ने, अगर ये लीडरशिप शुरू से सामने से, यूपीए की लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, एक गठबंधन की लीडरशिप की बात कर रहा हूं, वो सामने से किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। शायद जो घटक दल है यूपीए के वो इस तरीके बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ कि उनके राज्यों में जाके आपने उन्हीं को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई। जब चुनाव बंगाल का है आपने वहां पे क्षति पहुंचाई। आपको जहां पे जाएंगे, आप अगर महाराष्ट्र में पहुंचते, महाराष्ट्र में आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस समय तो खैर मजबूरी के हालात बने हुए, तो मैं खुद ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, सापरा जी आप फंस जाएंगे। लेकिन जहां तक बात राहुल गांधी की आ रही है, तो ये बात वाकई सोचने की बात है। पार्टी संभाल नहीं रही, गठबंधन संभालने की बात अगर 2024 की करते हैं, साथ 2021 में बैठे हम लोग, अभी हालात बहुत अलग हो सकते हैं। हम उस बंगाल से आते हैं जहां से 40 नेता जब भाजपा में चले गए थे, तो जोर जोर से प्रधानमंत्री जी कहते थे कम से माइक पर कि साहब जब यहाँ पे ममता जी, जब इलेक्शन जब तक खत्म होगा वो अकेली खड़ी रहेंगी। वहां हुआ ये कि हमने जो नए लोगों को भी जो खड़ा किया वो भी जीत के चले। तब आप कहते हैं कि नहीं भाई बंगाल अलग चीज है। सापरा जी बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक। राष्ट्र अलग। सापरा जी, आपने सुना कांग्रेस ने बंगाल में चुनाव लड़ा, ये नहीं सोचा कि ममता बनर्जी की पार्टी का नुकसान होगा। ममता बनर्जी बीजेपी को टक्कर दे रही थी, मुख्य प्रतिद्वंदी वही थी। कांग्रेस अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसके साथी दल यूपीए के वो अपने पैर पसारने की कोशिश बाकी राज्यों में करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं देखिए मानक जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ममता जी लोकतंत्र के अंदर कहीं भी जाकर के कहीं भी कैंडिडेट खड़े कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है उनकी पार्टी। लेकिन इनके प्रवक्ता जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इंद्र कुमार गुजराल और देवी गौड़ा जी का जिक्र किया, तो मेरे जहन में आया कि शायद ममता जी क्या उतने ही कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं क्या? क्या इस तरह से है? और दूसरी बात ऐसी है कि इनके प्रवक्ता ने अभी तक जो ममता जी का राजनीतिक अवसरवाद है उस पर उत्तर नहीं दिया। मैंने इतने सारा डिटेल दिया था। और कर क्या रही है ममता जी? जो मोदी जी कर रहे वही ममता जी कर रही हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फिरोख्त की राजनीति, मेघालय में क्या हुआ या और राज्यों में, गोवा में या हरियाणा में क्या हो रहा है, इस तरह से जो वो कर रही हैं वो एग्जैक्ट भारतीय जनता पार्टी की लाइन, यानी जो कंसल्टेंट पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो ममता जी के साथ भी है, वही लाइन चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लाइन चलवाना चाहती है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर मैंने बचपन में 2 कहानियां भी पढ़ी थी। एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कोई भी देख सकता है, और एक अंग्रेजी में थी एलिस इन द वंडरलैंड। अब एलिस इन द वंडरलैंड में कुछ भी सपने देख सकते हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह बनता है कि ममता जी अगर मुंबई में आके इतनी बड़ी स्टेटमेंट करती हैं और उसी पत्रकार परिषद के अंदर राष्ट्रगान के लिए वो खड़ी नहीं हुई है, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, क्या इसके लिए ममता बनर्जी और उनके प्रवक्ता जो अभी टीवी पर बैठे हैं सारे देश से माफी मांगेंगे? आप इसी चैनल से शुरुआत करिए। आप देशभक्त है ना, आप पूरे देश में राज करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनना चाहती है, तो कम से कम देश का राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो खुद पश्चिम बंगाल से थे, उनका ही अपमान, उनके राष्ट्रगान का और देश के राष्ट्रगान का आपने अपमान किया है। सबसे पहले माफी मांगिए और ममता जी से भी कहिए माफी मांगने के लिए। अब थोड़ा चुप कर जाइए, सुनिए सापरा जी, इतना ज्यादा राष्ट्रगान के बारे में पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए, माफी मांग के फिर शुरुआत करिए। सापरा जी पहले ये बताइए कि राष्ट्रगान में जय कितने बार आता है, जरा बताइए। नहीं, पहले माफी मांग के फिर शुरुआत करिए। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान तो किया ना। अरे इतनी बात बोल रहे हैं, नहीं, अब आप गोल पोस्ट चेंज मत करिए। आप इतना कहिए कि ममता बनर्जी उन्होंने सिर्फ राष्ट्रगान भी आधा पढ़ा है। ओके अजय आलोक, उन्होंने देखिए बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस और टीएमसी दोनों विपक्षी दल हैं और आपस में देखिए बिल्कुल ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दूसरी तरफ भाजपा खड़ी हो। अजय आलोक बोलिए, अजय आलोक। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो टीएमसी को बताना चाहता हूं कि इनके जो विचार हैं वो देश के लिए कहीं से उत्तम नहीं है। कि इन्होंने कहा कि बीजेपी जब कमजोर होती या कोalition का एक स्वरूप होता तब ये एनडीए अलग होता है, एनडीए नहीं होता। ये विचार देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है अपने अलायंस को लेकर चलने की। अकेले 303 है, 1 मिनट, अकेले 303 है, उसके बावजूद भी गठबंधन को लेकर चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, मजबूर सरकार नहीं होनी चाहिए। ममता दी का इतिहास रहा है सरकार को मजबूर करके ब्लैकमेल करने का। कुछ नहीं, बीच में मत बोलिए।
ममता दी का इतिहास रहा है, चाहे एनडीए की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, ब्लैकमेलिंग वो करते रही है, चाहे यूपीए की सरकार हो। इसलिए अपने आप को दूध से धुला हुआ मत समझिए। और ये मंशा कि मजबूर सरकार हो, मजबूत सरकार नहीं हो, यह देश के लिए ठीक नहीं है। यह देश विरोधी सोच है। इस सोच को बदलिए आप, लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस को मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया प्लेट में दूध सजा के बिल्ली को दीजिएगा तो दूध पिएगा ही पिएगा बिल्ली। आपने दिल्ली में वही किया आम आदमी पार्टी के साथ 2015 में और 20 में। आपने पूरा का पूरा वोट शिफ्ट किया आपने कि बीजेपी को हराए, आपको जिता दो। यही काम आपने बंगाल में किया, यही काम आपने बंगाल में किया कांग्रेस पार्टी ने। ममता दी को जितवा दो, बीजेपी को हरा दो। कांग्रेस ऐसे प्लेयर की तरह, एक मिनट, अरे यार आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, सुनिए तो सही आप। ये बीच में बोलिएगा कैसे हो? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, मैं आपके बारे में नहीं बोला। जेडीयू के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला बीजेपी जेडीयू का ना 3 से मतलब है ना 13 में। हम लोग तो आपकी हालत में मजा ले रहे हैं। क्यों ना लें? राजनीति में अफसरवाद सापला साहब कह रहे हैं। अरे वो राजनीति कैसा जिसमें अफसरवाद ना हो? जो अफसर का फायदा नहीं उठाए वो राजनीति क्या करेगा? खाक पत्थर। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। अपना दूध पिला पिला के बांट रहे हैं, उसके बाद छाती पीट रहे हैं, क्या फायदा? अरे इसलिए कहिए ना कि आपका नेतृत्व मजबूत नहीं है, आप जो लोगों को जोड़ के रख नहीं सकते, ये सच्चाई है। ओके, चरणजीत सिंह सापरा। शरद पवार कहते हैं यूपीए के हिस्से हैं। सापरा जी बोलिए। याद करवा दूं, 3 महीना पहले बयान दिया था पवार साहब ने। मानक जी, मैं पुराने जमींदार की तरह लोग हैं जो कहते हैं ये भी मेरा था, ये भी मेरा था। याद आया? शरद पवार जी ने कहा था पुराने जमींदार की तरह कांग्रेस में, ये भी मेरा था, ये भी मेरा था, ये भी मेरा था। लेकिन सच्चाई है कि आज की धरती पे कुछ नहीं है। तो ये आप लोग, मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं आपको मजा लेने नहीं बोल रहा हूं, लड़िए आप लोग आपस में। मानक जी मैं उत्तर दे दूं? हाँ बोलिए। हाँ, इन्होंने मेरा नाम लेके बोला। हाँ। मानक जी देखिए, मानक जी अभी आलोक जी ने राजनीतिक अवसरवाद की भी बात की, दूध पिलाने की भी बात की। इनको अपनी हालत बिहार के अंदर नहीं दिखती है कि इन्होंने किस तरह से दूध प्लेट में डाल करके रखा, परोसा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी दूध पी गई, वहां पर उनकी सीटें ज्यादा आई। ये अब उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाटुकारिता पहले भी करते थे, अब थोड़ी ज्यादा करनी पड़ रही है इनको। तो ये राजनीतिक अवसरवाद जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया बिहार में। आलोक जी, तो अगर एक उंगली हमारी तरफ दिखाती हो तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी है। अरे तुम अपना देखो भाई, अरे अपना देखिए। आपको चारों खाने चित कर दिया बीजेपी ने। आज बीजेपी के अंदर और आपके अंदर कितनी लड़ाई है वो बोल दूं। नीतीश कुमार को कौन खड़ा नहीं करता वो भी बता दूं। एक चीज नीतीश कुमार की आज मुख्यमंत्री होते हुए क्या हैसियत है ये सारी दुनिया जानती है। बिहार की जनता को पता है कि नीतीश कुमार को कोई गिन नहीं रहा वहां पर। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। अपराजिता जी, छोटा सा कमेंट आपको दे सकता हूं। अपराजिता जी, आपके लिए तो बढ़िया है, आराम से बैठिए और आनंद लीजिए, पॉपकॉर्न खाइए और फिल्म देखिए। मेरा मनोरंजन हो रहा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। युद्ध भूमि में कांग्रेस और टीएमसी है और बीच बीच में जेडीयू की तरफ से छौंक पड़ रही है और मैं हाशिए पे खड़े होकर मुस्कुरा रही हूं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की स्थिति के विषय में सारा देश वाकिफ है और जो ममता बनर्जी जी ने अभी कहा, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात उन्होंने कही कांग्रेस के विषय में। कुछ दिन पहले मुझे याद है अभिषेक बनर्जी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अपना मत देना खुद का मत बर्बाद करने जैसा है। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच किस तरह का प्रेम का माहौल है बिहार में। लालू यादव ने क्या कहा हम सब वाकिफ है। उन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्या हम हारना चाहते हैं इसलिए कांग्रेस से खुद को जोड़े। तो इस तरह की बातें इनके जो बंधु हैं कह रहे हैं इनके बारे में। विगत 7 वर्षों में इनके 30 प्रमुख नेताओं ने इन्हें छोड़ दिया और अभी देखिए कि ये 3 राज्य जिनमें बिना गठबंधन के कांग्रेस अपनी सरकार चला रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, वहां तू मैं की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अपना घर संवारें। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को भी ऐसा लगता है 2024 अभी बहुत दूर है। विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कांग्रेस या फिर कोई और, इसे जानने में अभी समय लगेगा। पर हां, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा अगर वो वाकई विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है। चुनावी सारा फैसला करेंगे। जनादेश, जनता जिसके साथ वही नेता आगे। बहुत शुक्रिया
आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।